सबसे पहले तो ये बताएं कि ये कंटेनर्स वहाँ पे क्यों खड़े थे इतने दिन? अगर ये पाकिस्तान ही आने थे तो इनको पहले क्यों नहीं रिलीज़ किया गया? चीज़ों की कीमतों में आज क्यों कमी हुई है? ये पहले भी हो सकती थी। इनकी वजह से आप ये कह रहे हैं कीमतें कम होंगी। कीमतें कम नहीं होंगी, कीमतें नॉर्मलाइज होंगी। मतलब ऐसा थोड़ी है कि एक चीज़ जो है ना वो वैसे 300 रुपये किलो है और पोर्ट के ऊपर अगर पाबंदी लगी और वो चीज़ जो है वो 500 पे चली गई ब्लैक मार्केट की वजह से। आपको पता है हम तो पाकिस्तानी हैं। जी। तो 500 के बाद अब अगर दोबारा वो 450 पे भी आ रही है, 400 पे या 350 पे भी आ रही है, तो उसको अगर आप सस्ती कहना चाहें तो कह लें। मेरे हिसाब से तो वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ आ रही है जैसी कि पहले थी। अब ये नॉर्मलाइजेशन किस हद तक कंटिन्यू रहती है, कितने टाइम तक कंटिन्यू रहती है, इट डिपेंड्स ऑन आवर फॉरेन रिजर्व्स। अगर हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स रहेंगे तो हमारी एलसीज खुलती रहेंगी, चीज़ें जितनी भी बाहर हमारी पोर्ट के ऊपर फंसी हुई हैं वो आती रहेंगी और ये मसला जो है ना वो हल होता रहेगा। सरकार की तरजीह है क्या वाकई कि सिर्फ अखबारों की हद तक ही है कि हमारी पूरी कोशिश है कि हम आवाम के लिए जो है ये इन चीज़ों की शॉर्टेज पे और महंगाई के ऊपर जो है वो कोई काबू कर सकें? ये सिर्फ बयानात की हद तक है या वाकई आपको हुक्मरानों की तरजीह भी नज़र आती है? तरजीह नज़र आती है, लेकिन देखे ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो तरजीह, अब मैं कह दूँ ये मेरी तो ये तरजीह है, लेकिन अब मैं कर ही नहीं पा रहा तो फिर मेरी तरजीह को आपने क्या करना है? तो मसला यही है ना कि अब तरजीह तो है हुकूमत की। अब जैसे IMF के साथ डायलॉग्स को ऑलमोस्ट 10 डेज़ हो गए एंड दीज आर नॉट कंक्लूडेड, जबकि पिछले 3 दिन से मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर ख़बरें रिलीज़ की जा रही हैं कि बस ये मुआहदे के ऊपर हम पहुँच गए, मुआहदे के ऊपर हम पहुँच गए, मुआहदे। लेकिन जो मेरी इत्तलात हैं, जो दूसरी सोर्सेज से जो मुझे न्यूज़ मिली है वो ये है कि जी IMF ने कहा है कि पहले जी 170 बिलियन रुपीज़ के टैक्सेस आप और इम्पोज करें, अनटारगेटेड सब्सिडीज़ को आप ख़त्म करें और जितनी भी आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन सबको ऑन बोर्ड लाएँ। They should be on board। तो कर्ज जब आता है मुल्क में तो अवाम को कहीं ना कहीं सुख का सांस तो आता ही होगा। कोई तो, वरना कर्ज की ज़रूरत क्या है? अगर अवाम ने सिर्फ परेशान ही होना है, सिर्फ मुश्किल में तंगी में ही अगर वक्त गुजारना है, तो फिर क्यों कर्ज आ रहे हैं? उनकी कहाँ पे हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत है? पहली बात तो ये है कि कर्ज आना कोई खुशहाली की अलामत नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ बना दिया गया, हमारे यहाँ जो है ना पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग भी होती है कि जी IMF से हमने इतना कर्जा ले लिया, फलाने से इतना कर्जा ले लिया, और इसको हमारे जो सियासतदान हजरात हैं वो बाकायदा एक जो है ना वो कारनामे के तौर के ऊपर पेश करते हैं कि हमने IMF से इतने की डील कर ली, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। किया क्या? कर्जा लिया। तो पहली बात तो ये है कि ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, ये आपकी बीमार इकोनॉमी की निशानी है। अब आ जाए जी, अब ज़ाहिर है इकोनॉमी बीमार है तो उसको दवाई तो आपको देनी पड़ेगी, तो इसको आप एक दवाई कह सकते हैं कि ये आपको मेडिसिन मिल गई या नहीं मिली। तो देखिए, अब वो मेडिसिन के मिल तो जाएगी IMF से, लेकिन अब उसके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप उसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उसको किस तरीके से जो है ना वो इंश्योर करते हैं, दैट मैटर्स। अब उसको कहें जी हाँ, ये IMF से 500 बिलियन मिलेगा एक किस्त, अगर 500 मिलियन मिलेगा, 2 होंगी तो 1 बिलियन का हो जाएगा, तो वो पैसे उनसे मिलेंगे। ये बेसिकली IMF जो है ना वो सारी जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना उनका अब्बू है ये। तो जब ये ओके कर देते हैं ना IMF, तो फिर ये जो दीगर इदारे हैं, दीगर जितने भी छोटे इदारे, वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक हो गया, पेरिस क्लब हो गया, मुख्तलिफ मुल्क हो गए, तो वो लोग फिर उसकी बेसिस के ऊपर देते हैं कि जी हुण जी IMF ने दे देता है, हुण ठीक है काम, हुण असीं भी दे दिन्ने हैं। ठीक। क्योंकि each and every country या each and every financial institution had not sufficient powers, not sufficient resources to involve in the economy। IMF जिस तरीके से पाकिस्तान की इकोनॉमी में इन्वॉल्व हो के चीज़ों को सही और दुरुस्तगी की निशानदेही करता है, हर एक तो नहीं कर सकता। तो देयरफॉर IMF एक रिलायबल इदारा है जिसके ऊपर बाकी सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिलाय करते हैं। तो वंस IMF इज डन, देन जो है ना वो आप एलिजिबल हो जाते हैं दूसरों से भी मांगने कर्ज लेने के लिए। तो अच्छा, मांगने का सर्टिफिकेट मिल रहा है जी। तो बेसिकली IMF से डील की ये इंपॉर्टेंस है, वरना IMF से तो 1 बिलियन आने हैं ज़्यादा, तो 1 बिलियन जो है ना वो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि जो है ना उससे हमारा गुजारा हो जाएगा या हम जो है ना $1 बिलियन से बहुत अमीर हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है।
मसला ये है कि उससे हमें दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसे लेने का जो है या कर्जे लेने का जो है वो मौका मिलेगा कि फेडरल गवर्नमेंट है उसके रिजर्व जो है वो 303 बिलियन के करीब रह गए और 5.5 बिलियन के करीब जो है वो कमर्शियल बैंकों के पास है। तो टोटल 8 बिलियन पाकिस्तान के पास इस वक्त 8 बिलियन डॉलर के रिजर्व्स मौजूद हैं और जो एलसीज़ की पोजीशन है वो आपके सामने है कि 3.5-4 बिलियन की एलसीज़ जो हैं वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं। तो इमीडिएटली इनका जो है ना वो रिलीज़ होना अपेरेंटली पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा अनटिल अनलेस कि हमें जो है वो आईएमएफ से ओके का सिग्नल मिल जाए, उनसे लोन की 1 बिलियन की इंस्टॉलमेंट मिल जाए और फिर वो जो दूसरे जिन्होंने हाथ और रोके में और इसका वेट कर रहे हैं वहाँ से कुछ रिजर्व्स ना आ जाएँ। तो किताबी तौर पर थ्योरेटिकली जो है ना वो हालात वो इस तरीके से हैं। ठीक है, देखें अभी हमने ये भी सुना है आजकल कि अफ़गानिस्तान में यहाँ से डॉलर स्मगल हो रहा है, तो क्या वाकई ऐसी कोई बात है? इसमें कितनी सदाकत नज़र आती है आपको? ये जो है ना ब्लूमबर्ग ने जो है वो रिपोर्ट बेसिकली की है। अच्छा, ब्लूमबर्ग की जो बेसिस क्या है रिपोर्ट की, वो उनके शायद बढ़ते हुए रिजर्व्स हैं जो अफ़गानिस्तान के हैं। अदरवाइज़ उनका कोई बंदा वहाँ पे बॉर्डर पे तो नहीं खड़ा जो नोट गिन रहा होगा। हाँ। तो उसमें मुबालगा आराई हो सकती है। इतने बड़े पैमाने पर जो है ना वो डॉलर वहाँ पे स्मगल होना ये बहुत बड़ी बात है। इतने डॉलर जो है ना वो, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में डॉलर जो है ना वो बहुत हैं, लेकिन वो लोगों ने जो है ना वो स्टॉक किए हुए हैं, ठीक है ना। वंस रेट थोड़ा सा अप्रोप्रिएट होगा ना तो उसके बाद ये लोग खुद ब खुद निकालेंगे डॉलर को। अभी एक लंबी थ्योरी है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। तो डॉलर फिजिकल पाकिस्तान में बहुत पड़े हुए हैं, लेकिन ये है कि हमारे जो बैंक्स में यानी डिक्लेयर्ड जिनको हम डॉलर्स कहते हैं वो मैंने आपको फिगर आपको बताया तकरीबन 8 बिलियन के करीब है और अनऑफिशियल ज़्यादा। और ज़ाहिर है उनको फिर जब अफगानिस्तान से रेट अच्छा मिलता है तो अल्टीमेटली ये कोशिश करते हैं कि वहाँ पर इनको भेजा जाए। तो वहाँ पर स्मगल तो हो रहे हैं, लेकिन उससे हमारी इकोनॉमी को जो डायरेक्ट हिल रहा है ना, तो डायरेक्टली तो हमारे जो डिक्लेयर्ड डॉलर्स हैं वही है ना। अब एक बंदे के पास ब्लैक में पहले से ही पड़े हुए हैं और वो ब्लैक में ही वो उनको बेच रहा है, तो उससे इकोनॉमी को डायरेक्टली तो कोई हिट नहीं मिलता। ये और बात है कि इनडायरेक्टली तौर पे हम कह सकते हैं कि वो डॉलर जो अफगानिस्तान जा रहे हैं तो वो पाकिस्तान में यूज़ हो सकते थे, पाकिस्तान में इन डॉलर्स की शॉर्टेज ना होती। तो इनडायरेक्ट वे में तो ज़ाहिर है उससे फ़र्क पड़ा है, लेकिन डायरेक्टली अगर हम बात करें कि ये अफगानिस्तान स्मगल हो रहे हैं तो डायरेक्टली उससे हमें कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ा कि हमारे कोई बैंकिंग चैनल से वहाँ नहीं जा रहे, अच्छा तो हवाले से जा रहे हैं। आखिरी बात ये कि जिस तरह अभी कंटेनर्स हमारी बंदरगाहों पे खड़े रहे इतना अरसा, तो क्या आइंदा हमें इस तरह की तकालीफ से छुटकारा मिलता हुआ नज़र आ रहा है आपको, या ये मामूल का काम हो गया, वैसे ही खड़े रहा करेंगे? क्योंकि हमारे यहाँ एक दफ़ा काम शुरू होता है तो फिर चल तो चल ऐसे ही रहता है। हमारा तो ये कि व्यवस्था रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख, लेकिन डिपेंड करते हैं आईएमएफ के मुआहदे के ऊपर और उसके बाद जो है वो हमारा जो फ़ॉरेन जो लोग हैं वो रेमिटेंसेस हैं, हमारे एक्सपोर्ट की क्या पोजीशन होगी और इसी तरीके से दोस्त ममालिक हमें किस हद तक इमदाद या कर्ज़े देते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। मिल जाते हैं तो ये मसाइल हल हो जाएंगे। बस एक चीज़ याद रखिएगा कि आपके जब तक रिज़र्व्स नहीं बढ़ते उस वक्त तक ये बुरान ख़त्म नहीं होगा डॉलर का।